जरा एक राजनीतिक थ्रिलर की कल्पना करते हैं। मतलब देश की सत्ताधारी पार्टी सर्वोच्च पद के लिए यानी राष्ट्रपति पद के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित करती है। जी, और उस वक्त सब कुछ एकदम तय लग रहा होता है ना? बिल्कुल, लेकिन तभी उसी पार्टी की प्रधानमंत्री गुप्त रूप से अपने ही उम्मीदवार को हराने की बिसात बिछा देती है और वो उम्मीदवार चुनाव हार जाता है। राजनीति से पूरी तरह मोहभंग होने के बाद अपने गांव लौटकर खेती करने लगता है। देखा जाए तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। वही तो, लेकिन 8 साल बाद वो व्यक्ति लौटता है और उसी सर्वोच्च पद पर बैठता है, और वो भी बिना किसी विरोध के। मतलब पूरे देश में कोई उसके खिलाफ पर्चा तक नहीं भरता। सुनने में ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, पर ये 1970 के दशक की भारतीय राजनीति की एकदम असली कहानी है। और इसके केंद्र में हैं डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। हाँ, जब हम अभिलेखों, उनकी जीवनियों और उस दौर के मूल दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं ना, तो 1969 से 1980 के बीच का वो दशक भारतीय लोकतंत्र का सबसे उथल-पुथल भरा और शायद सबसे निर्णायक दौर नजर आता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति की जीवनी पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन इस कहानी के जरिए ये समझना है कि जब कोई राजनीतिक व्यवस्था चरमराती है, जब नियम टूटने लगते हैं, तब हमारा संविधान और उसमें बैठे व्यक्ति असल में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा। और हम इस चर्चा को किसी राजनीतिक दल का पक्ष लिए बिना केवल ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर करेंगे। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और शुरुआत उनके शुरुआती जीवन से करते हैं, क्योंकि जो इंसान आगे चलकर इतना अडिग साबित हुआ, उसकी जड़ें समझना बहुत जरूरी है। मई 1913 में मद्रास प्रेसिडेंसी के इल्लूर गांव में उनका जन्म हुआ था। जी। और पढ़ाई थियोसोफिकल हाई स्कूल में हुई, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि 1929 में उनके जीवन में बहुत बड़ा भूचाल आया। मैं पढ़ रही थी कि वो कोई छोटी घटना नहीं थी। हाँ, और वो भूचाल था महात्मा गांधी का अनंतपुर दौरा। देखिए, जुलाई 1929 की वो घटना महज एक मुलाकात नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन था। अच्छा। उस समय रेड्डी बहुत युवा थे, लेकिन गांधी जी के भाषण का असर ऐसा हुआ कि उन्होंने उसी वक्त विदेशी कपड़ों का त्याग कर दिया और खादी अपना ली। और बात सिर्फ कपड़ों तक नहीं रुकी। उन्होंने तो अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी ना? बिल्कुल, उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और भारत छोड़ो आंदोलन में कूद पड़े। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने एकदम सुरक्षित भविष्य को दांव पर लगा दिया। बिल्कुल। 1940 से 1945 के बीच उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि सड़क पर संघर्ष करने वाला एक आंदोलनकारी इतनी जल्दी सत्ता के गलियारों में खुद को कैसे ढाल लेता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव था, है ना? मतलब आज़ादी के बाद 1956 में जब एकीकृत आंध्र प्रदेश बना, तो वे उसके पहले मुख्यमंत्री बने और उन्होंने नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जैसे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। यही वो बिंदु है जहां एक स्वतंत्रता सेनानी एक प्रशासक में बदल रहा था। देखिए, आंदोलन करना एकदम अलग बात है, लेकिन सरकार चलाना, प्रशासन देखना और इतने बड़े बांध बनाना, ये एकदम अलग कौशल है। सही बात है। ये दिखाता है कि उनमें जमीनी हकीकत को समझने और नीतियां लागू करने की जबरदस्त क्षमता थी। लेकिन उनके सफर का जो असली संवैधानिक महत्व है, वो तब सामने आता है जब 1967 में वे लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर चुने जाते हैं। अरे हाँ, ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। स्पीकर बनते ही उन्होंने जो किया वो आज की राजनीति में तो लगभग अकल्पनीय लगता है। बिल्कुल। उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी यानी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्रिकेट मैच का अंपायर निष्पक्ष रहने के लिए बीच मैदान में अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी फाड़ दे और कहे कि भाई अब मैं किसी टीम का नहीं हूं। बहुत ही सटीक उपमा दिया आपने। पर मैं सोच रही थी, क्या ऐसा करना जरूरी था? मेरा मतलब है, क्या हमारा संविधान ये कहता है कि स्पीकर को अपनी पार्टी छोड़नी ही पड़ेगी? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, ऐसा कोई कानूनी या लिखित संवैधानिक नियम नहीं है जो स्पीकर को अपनी पार्टी से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करे। अच्छा, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में बहुत सी चीजें लिखित नियमों से ज्यादा परंपराओं और नैतिकता पर चलती हैं। स्पीकर का काम होता है पूरे सदन को साथ लेकर चलना, विपक्ष को भी ये भरोसा दिलाना कि उनके साथ एकदम न्याय होगा। समझ रही हूँ। रेड्डी ने खुद को संसद का चौकीदार कहा था, वॉचमैन ऑफ द पार्लियामेंट। उनका पार्टी से इस्तीफा देना पद की गरिमा और तटस्थता स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा नैतिक कदम था।
मतलब वे ये संदेश दे रहे थे कि जिस कुर्सी पर वे बैठे हैं उसका कोई राजनीतिक रंग नहीं है। एकदम सही। पर विडंबना देखिए, यही निष्पक्षता उनके लिए आगे चल के सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई। और यहीं से हम पहुंचते हैं 1969 में। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का अचानक निधन हो जाता है। अब देश को एक नए राष्ट्रपति की जरूरत है। जी। यहाँ कांग्रेस पार्टी का संगठन, जिसे उस वक्त सिंडिकेट कहा जाता था, आधिकारिक तौर पर नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित कर देता है। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थीं। हाँ, और यहीं से सारा खेल शुरू होता है। एक मिनट, मुझे यहाँ उस समय की राजनीति का थोड़ा गणित समझने दीजिए। ये सिंडिकेट आखिर था कौन, और इंदिरा गांधी अपनी ही पार्टी के फैसले से इतनी डरी हुई क्यों थीं? इसे समझने के लिए हमें उस समय के पावर डायनामिक्स यानी सत्ता के समीकरण को बहुत गहराई से देखना होगा। सिंडिकेट असल में कांग्रेस के भीतर पुराने और बेहद ताकतवर क्षेत्रीय नेताओं का एक गुट था। अच्छा, जैसे के कामराज और एस निजलिंगप्पा। बिल्कुल। शुरुआत में इन्हीं नेताओं ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी। उनकी सोच ये थी कि इंदिरा उनके इशारों पर काम करेंगी, मतलब एक तरह की गूंगी गुड़िया बनकर रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी नहीं। इंदिरा गांधी ने बहुत जल्द अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनानी शुरू कर दी और सिंडिकेट को ये बात खटकने लगी। तो मतलब ये जो राष्ट्रपति चुनाव था, ये असल में राष्ट्रपति पद के बारे में था ही नहीं। एकदम सही पकड़े। ये एक प्रॉक्सी वॉर था। सिंडिकेट चाहता था कि रेड्डी को राष्ट्रपति बनाकर वे इंदिरा गांधी पर लगाम कस सकें। क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां होती हैं। हाँ, और इंदिरा गांधी ये बात अच्छे से समझ गईं कि अगर पार्टी का उम्मीदवार राष्ट्रपति भवन पहुंच गया तो कल को वे प्रधानमंत्री पद से भी हटाई जा सकती हैं। इसलिए जब पार्टी ने रेड्डी का नाम तय किया तो इंदिरा गांधी ने आधिकारिक तौर पर उनका नामांकन दाखिल तो कर दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने भारतीय राजनीति का इतिहास ही बदल दिया। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा कि उन्होंने वीवी गिरी का समर्थन किया। जी, जो उस समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे और एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये काम कैसे करता है? मतलब कोई प्रधानमंत्री खुलेआम अपनी ही पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकता है, और फिर भी वो आधिकारिक उम्मीदवार हार कैसे सकता है? इसका जवाब भारत में राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें छिपा है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता तो करती नहीं है। हाँ, वो तो इलेक्टोरल कॉलेज करता है। बिल्कुल। एक निर्वाचक मंडल होता है जिसमें संसद के सदस्य यानी सांसद और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक वोट डालते हैं। अब आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है तो वो एक व्हिप जारी करती है। ये व्हिप क्या होता है, ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ, देखिए, व्हिप एक तरह का आधिकारिक पार्टी आदेश होता है। अगर पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया कि आपको फलां उम्मीदवार को ही वोट देना है तो हर सांसद और विधायक को उसी को वोट देना पड़ता है। और अगर वो ऐसा ना करें तो उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है, उनकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन 1969 में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों के लिए कोई व्हिप जारी ही नहीं किया। ओह, तो उन्होंने एक तरह से दरवाजा खुला छोड़ दिया सबके लिए। बिल्कुल। उन्होंने बाकायदा अपील की कि सभी मतदाता अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें। वोट अकॉर्डिंग टू कॉन्शियंस। वाओ, राजनीति में ये तो एक बहुत ही स्पष्ट इशारा था। हाँ, ये साफ साफ कहने का तरीका था कि देखिए, भले ही रेड्डी हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन मेरा समर्थन वीवी गिरी को है। और इस खुली बगावत का नतीजा क्या हुआ? चुनाव में एकदम कांटे की टक्कर हुई। निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी को 4,20,077 वोट मिले और आधिकारिक उम्मीदवार रेड्डी को 4,05,427 वोट। हार का अंतर बहुत ही छोटा था। बहुत छोटा। लेकिन ये हार कांग्रेस पार्टी के लिए किसी भूकंप से कम नहीं थी। सही कहा। इस नतीजे ने यह तय कर दिया कि अब देश में असली ताकत संगठन यानी सिंडिकेट के पास नहीं है, बल्कि सरकार की मुखिया यानी इंदिरा गांधी के पास है। और इसी हार के बाद कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से दो टुकड़ों में बंट गई, एक धड़ा सिंडिकेट का और दूसरा इंदिरा गांधी का। लेकिन जरा सोचिए, जिस इंसान ने ये सब झेला, डॉक्टर रेड्डी, उनकी मानसिक स्थिति की कल्पना कीजिए। बहुत मुश्किल समय रहा होगा उनके लिए, है ना? एक स्वतंत्रता सेनानी, एक सफल मुख्यमंत्री, एकदम निष्पक्ष स्पीकर, और फिर इतनी भयानक राजनीतिक साजिश का शिकार होकर हार का सामना करना। दस्तावेज बताते हैं कि इस घटना के बाद वे इतने आहत हुए कि उन्होंने राजनीति ही छोड़ दी। जी। वे चुपचाप अपने गांव अनंतपुर चले गए और खेती करने लगे।
ये तो किसी नायक के वनवास पर जाने जैसा लगता है। उस वक्त तो ऐसा ही लगा होगा ना, जैसे उनकी कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन राजनीति में कभी कोई पूर्ण विराम नहीं होता। ये वनवास टूटता है ठीक 6 साल बाद, जब देश एक बहुत बड़े संवैधानिक अंधकार में गिर जाता है। आप 1975 की बात कर रहे हैं। आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू हो जाती है। बिल्कुल। और वो दौर कैसा था, ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है। जी, मौलिक अधिकारों का हनन, प्रेस की आज़ादी छीन लेना और विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेताओं को रातों रात जेल में डाल देना। ऐसा लग रहा था कि वो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा ही ढह गया है, जिसके लिए रेड्डी जैसे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। और इसी घुटन के माहौल में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी कहा जाता था, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये एक विशाल देशव्यापी आंदोलन था। हाँ। और इसी आंदोलन की पुकार पर डॉक्टर रेड्डी ने अपना हल छोड़ा और राजनीतिक वनवास से बाहर आ गए। देखिए, ये केवल एक व्यक्ति की वापसी नहीं थी, ये उस दौर के हर उस नेता का एकीकरण था जो लोकतंत्र की बहाली चाहता था। और इसी एकीकरण से जन्म होता है जनता पार्टी का। अगर मुझे इस पार्टी के ढांचे को समझाना हो ना, तो मैं इसकी तुलना एक ऐसी नाव से करूंगी जिसे अलग अलग आकार, रंग और लकड़ी के टुकड़ों से जल्दबाजी में बनाया गया हो। बहुत ही शानदार उपमा है ये। मतलब इसमें कांग्रेस ओ के लोग थे, भारतीय जनसंघ के नेता थे, भारतीय लोकदल के किसान नेता थे और कई समाजवादी भी थे। जब तक आपातकाल का तूफान था, ये नाव इन सबको एक साथ बचाकर ले गई। जी। और 1977 के चुनावों में जनता पार्टी को ऐतिहासिक बहुमत मिलता है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन नीलम संजीव रेड्डी का क्या होता है? वे पहले फिर से लोकसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन कहानी का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो जुलाई 1977 में होता है, जब नए राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा होती है। अरे हाँ, यही वो वापसी है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। चुनाव हारने के 8 साल बाद उसी सर्वोच्च पद के लिए रेड्डी का नाम फिर से आगे किया जाता है, लेकिन इस बार का जो गणित था वो बिल्कुल अलग था। बहुत अलग। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चुनाव में कुल 37 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था, लेकिन चुनाव आयोग की जांच के दौरान, जिसे स्क्रूटनी कहते हैं, रेड्डी को छोड़कर बाकी सभी 36 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज हो गए। क्या बात कर रहे हैं? ये कैसे संभव है? मतलब क्या उन सब ने फॉर्म गलत भरे थे? दरअसल बात फॉर्म की नहीं थी। राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए महज एक पर्चा भरना काफी नहीं होता। इस चुनाव को गंभीरता से लिया जाए, इसके लिए एक नियम है। कैसा नियम? नियम ये है कि आपके नामांकन पत्र पे एक निश्चित संख्या में प्रस्तावक यानी प्रपोजर्स और अनुमोदक यानी सेकेंडर्स होने चाहिए, और वो लोग खुद इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य होने चाहिए, मतलब सांसद या विधायक। अच्छा, तो बाकी उम्मीदवारों के पास वो समर्थन नहीं था? बिल्कुल नहीं। रेड्डी के नाम पर राजनीतिक दलों में इतनी गहरी सहमति बन चुकी थी कि बाकी किसी उम्मीदवार को कोई राजनीतिक समर्थन ही नहीं मिला। उनके पर्चे केवल एक औपचारिकता या पब्लिसिटी स्टंट थे जो तकनीकी रूप से टिकी ही नहीं पाए। वाओ! और इस तरह 64 वर्ष की आयु में डॉक्टर रेड्डी निर्विरोध यानी अनअपोज्ड राष्ट्रपति चुने गए। मेरी समझ में ये आज तक के भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति चुनाव का इकलौता निर्विरोध उदाहरण है। जी बिल्कुल, इकलौता। लेकिन मेरा एक सवाल है, जिस कांग्रेस पार्टी ने 1969 में उन्हें हराया था, उस विपक्षी कांग्रेस ने भी 1977 में उनका समर्थन क्यों किया? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहला तो था आपातकाल के बाद का राजनीतिक माहौल। देश उथल-पुथल से बहुत बुरी तरह थका हुआ था। सभी दलों को लगा कि अब सत्ता के शीर्ष पर एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो विवादों से एकदम परे हो और देश में स्थिरता ला सके। और दूसरा कारण? दूसरा, शायद कांग्रेस के भीतर भी 1969 की उस पुरानी कड़वाहट को खत्म करने की एक भावना थी। वे भी एक नया अध्याय शुरू करना चाहते थे। और राष्ट्रपति बनने के बाद उनका जो आचरण था वो इस बात को साबित भी करता है। दस्तावेज बताते हैं कि राष्ट्रपति भवन पहुंचने के बाद उन्होंने सारा ऐशो आराम छोड़ दिया। बिल्कुल। वे उस आलिशान मुख्य भवन को छोड़कर राष्ट्रपति एस्टेट के एक छोटे से घर में रहने चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वेतन में 70% की भारी कटौती कर दी। उनका कहना था कि भारत जैसे गरीब देश का राष्ट्रपति इतना बड़ा वेतन नहीं ले सकता। ये वही सादगी थी जो उन्होंने 1929 में गांधी जी से सीखी थी। वो उनके चरित्र में बस गई थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सादगी और आदर्शवाद अपनी जगह हैं और राजनीतिक संकट अपनी जगह। उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। मुझे वो नाव वाली बात याद आ रही है। हाँ। आपातकाल का तूफान खत्म हो चुका था
और शांत पानी में आते ही नाव की अलग-अलग लकड़ियां आपस में ही टकराने लगी थीं। जनता पार्टी के भीतर भयानक कलह शुरू हो गई थी। जी, कोई कह रहा था कि जनसंघ के नेताओं को आरएसएस की दोहरी सदस्यता छोड़नी होगी, तो कोई सीधे मोरारजी देसाई की कुर्सी ही खींचने में लगा था। और 1979 आते आते ये आपसी कला इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मोरारजी देसाई की सरकार ही गिर गई। बाप रे। और यहीं से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 अपनी सबसे अहम भूमिका में आता है। बिल्कुल। आमतौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रपति केवल एक रबर स्टैंप होता है, मतलब जो कैबिनेट फैसला लेगी राष्ट्रपति को बस उस पर अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन जब कोई कैबिनेट ही न बचे तब क्या? मतलब जब सरकार गिर जाए और किसी के पास बहुमत न हो, जिसे हम त्रिशंकु संसद या हंग्ड पार्लियामेंट कहते हैं, तब क्या होता है? और यही वो स्थिति है जहां राष्ट्रपति के पास उनकी विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रिशनरी पावर्स आ जाती हैं। जब कोई स्पष्ट बहुमत न हो तो संविधान राष्ट्रपति को यह तय करने का अधिकार देता है कि वो किसे सरकार बनाने का न्योता दे, जो कि एक बहुत बड़ी और संवेदनशील जिम्मेदारी है। जी। और 1979 में रेड्डी के सामने बिल्कुल यही धर्म संकट खड़ा हो गया। मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद दो बड़े नेता प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे थे। एक तरफ थे चौधरी चरण सिंह और दूसरी तरफ थे जगजीवन राम। फिर रेड्डी ने क्या किया? रेड्डी ने दोनों से अपने अपने समर्थकों की लिस्ट मांगी। गणित बहुत उलझा हुआ था। अंततः रेड्डी ने चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी रखी। कैसी शर्त? शर्त ये थी कि आपको जल्द से जल्द संसद के पटल पर अपना बहुमत साबित करना होगा। और ये शर्त ही भारतीय राजनीति का एक और नाटकीय मोड़ साबित हुई। मैं पढ़ रही थी कि चरण सिंह को प्रधानमंत्री बने हुए मुश्किल से 24 दिन ही हुए थे। उन्हें कांग्रेस आए यानी इंदिरा गांधी की पार्टी का बाहरी समर्थन प्राप्त था। जी। लेकिन जिस दिन उन्हें संसद में विश्वास मत हासिल करना था, उससे ठीक पहले कांग्रेस आई ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह कभी संसद का सामना ही नहीं कर पाए और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। जरा सोचने वाली बात है स्थिति के बारे में। देश का प्रधानमंत्री महज 24 दिन में बिना एक भी दिन संसद गए इस्तीफा दे रहा है। अब रेड्डी के सामने क्या विकल्प था? हाँ, विकल्प तो बहुत जटिल रहे होंगे। बहुत जटिल। चरण सिंह जो अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने राष्ट्रपति को सलाह दी कि लोकसभा भंग कर दी जाए और नए चुनाव कराए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जगजीवन राम भी तो थे। हाँ, दूसरी तरफ जगजीवन राम तुरंत राष्ट्रपति के पास पहुंचे और दावा किया कि देखिए, आप चुनाव मत कराइए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सांसदों का समर्थन जुटाकर सरकार बना लूंगा। और ये वो पल था जहां रेड्डी ने एक ऐसा फैसला लिया जिस पर आज तक बहस होती है। उन्होंने जगजीवन राम के दावे को सीधे ठुकरा दिया, चरण सिंह की सलाह मानी और लोकसभा भंग कर दी। जी। इससे देश सीधा मध्यावधि चुनावों यानी मिड टर्म पोल्स में धकेल दिया गया। जनता पार्टी के नेता इस फैसले से इतने आग बबूला हुए कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन किए। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट तक चलाने की धमकियां दी गई। हाँ, माहौल बहुत गर्म था। लेकिन रेड्डी के इस फैसले के पीछे की जो मैकेनिज्म थी, जो प्रक्रिया थी, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्या थी उनकी सोच? रेड्डी का आकलन यह था कि संसद का स्वरूप ऐसा हो चुका है जहां कोई भी दल अपने दम पर स्थिर सरकार नहीं दे सकता। अगर वे जगजीवन राम को मौका देते तो इसका सीधा मतलब था सांसदों की खरीद फरोख्त यानी हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना। दल बदल होता, पैसों का लेन देन होता। बिल्कुल। और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने हमेशा संस्थाओं की गरिमा की बात की थी, रेड्डी ने यह तय किया कि जोड़तोड़ से कमजोर सरकार बनाने के बजाय सीधे जनता की अदालत में जाना ज्यादा सही है। और फिर आते हैं 1980 के चुनाव। और क्या विडंबना, देखिए इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो जाता है और सत्ता में कौन वापस लौटता है? इंदिरा गांधी, वो भी भारी बहुमत के साथ। ये इतिहास का एक बहुत ही शानदार और विडंबनापूर्ण चक्र है। जरा देखिए, 1969 में जिस इंदिरा गांधी ने पार्टी से बगावत करके नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति भवन में घुसने से रोका था, हाँ। 1980 में उसी इंदिरा गांधी को भारी बहुमत जीतने के बाद प्रधानमंत्री पद की शपथ डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ही दिलाते हैं। सच में ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है। ये पूरी कहानी हमें ये दिखाती है कि राजनीति में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, ना दोस्त ना दुश्मन। लेकिन इन सब शोर शराबे और भारी उथल पुथल के बीच जो चीज स्थायी रहती है वो है हमारी संस्थाओं का ढांचा। और मुझे लगता है यही इस चर्चा का सबसे बड़ा सबक है। जब हम संविधान या लोकतंत्र की बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ कागजों की किताब नहीं है, वो एक गार्ड रेल है,
एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल। 1970 के दशक ने भारतीय लोकतंत्र को हर संभव तरीके से तोड़ने की कोशिश की। पार्टियां टूटी, आपातकाल लगा, गठबंधन बने और बहुत बुरी तरह बिखरे भी। लेकिन अंततः हर एक संकट का समाधान उसी संविधान के दायरे में ही निकला। और उस दायरे को सुरक्षित रखने का काम रेड्डी जैसे व्यक्तियों ने किया, जिन्होंने संकट के समय अपने विवेक और नैतिकता का इस्तेमाल किया। जी। वैसे श्रोताओं को ये बता दें कि आज हमने जो भी बातें की हैं, चाहे वो सिंडिकेट और इंदिरा गांधी का टकराव हो या जनता पार्टी का बिखराव, ये सब केवल उन तथ्यों का निष्पक्ष विश्लेषण है जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में दर्ज हैं। बिल्कुल। हमारा काम यहाँ किसी के सही या गलत होने का फैसला करना नहीं था, बल्कि ये समझना था कि वो पूरा सिस्टम असल में काम कैसे कर रहा था। और इतिहास को समझने का यही सबसे सही तरीका भी है। हमें ये देखना होता है कि जब सत्ता का भारी दबाव पड़ता है तो नियम कैसे मुड़ते हैं और वे पूरी तरह से टूटने से कैसे बच जाते हैं। जी। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपको एक ऐसी बात सोचने के लिए देना चाहते हैं जिसका जिक्र अक्सर इतिहास की किताबों में छिप जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात जुलाई 1982 की है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी अपना कार्यकाल पूरा करके विदाई ले रहे थे। उन्होंने उस वक्त राष्ट्र के नाम अपना विदाई भाषण दिया था। देखिए, आमतौर पर ऐसे विदाई भाषणों में केवल धन्यवाद और अच्छी बातें ही होती हैं। लेकिन रेड्डी का वो भाषण बहुत अलग था। एकदम अलग। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि आजादी के बाद से आए क्रमिक सरकारें भारत की आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने में पूरी तरह से विफल रही हैं। जी। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात कही, वो सत्ताधारी दल के बारे में नहीं थी। उन्होंने कहा कि देश में सरकारी कुशासन और निरंकुशता को रोकने के लिए एक मजबूत राजनीतिक विपक्ष, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ऑपोजिशन का उभरना बहुत जरूरी है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। एक व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के अंतिम राजनीतिक पड़ाव पर है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, वो ये नहीं कह रहा कि हमें और ज्यादा ताकतवर सरकार चाहिए। वो कह रहा है कि हमें सरकार से सवाल पूछने वाला एक ताकतवर विपक्ष चाहिए। और ये बात हमें ठीक वहीं वापस ले जाती है जहां से हमने शुरुआत की थी, उस क्रिकेट के अंपायर वाली बात पर। एक निष्पक्ष खेल के लिए सिर्फ एक मजबूत टीम और नियम जानना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपको सामने एक ऐसी विरोधी टीम भी चाहिए जो चुनौती दे सके, और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो गलतियों पर बेखौफ उंगली उठा सके। ये पूरी कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत मजबूत सरकार से भी ज्यादा एक बहुत मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है? इस सवाल को अपने साथ रखिएगा। अगली बार जब भी कोई चुनाव या राजनीतिक हलचल देखें तो सिर्फ जीतने वाले को मत देखिएगा, ये भी देखिएगा कि हारने वाला कितना मजबूत है।